प्रॉपर्टी खरीदना हर इंसान का एक सपना होता है। सभी को पता है कि जब सेलर सेल करता है कोई प्रॉपर्टी तो उससे कैपिटल गेंस लगता है, बट बायर को भी कभी कभी टैक्स लग सकता है। तो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है जब भी आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो। मैं गौरव पालीवाल ये पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा। जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करें तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करना होती है यदि स्टाम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर है, और ये सेम आपके 26 एस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर बेचे तो स्टाम्प वैल्यू जो ड्यूटी है उसका 30 लाख से ऊपर है, तो आप ध्यान रखिए 26 एस में रिफ्लेक्ट होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यस, आप ध्यान रखिए जब आप सेलर है तो प्रॉपर उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आपने उसका टैक्स भरा है, आप ये ध्यान रखिए। और जो परचेसर है वो ध्यान रखिए कि यस उसके जो रिसोर्सेस है वो प्रॉपर है। ओके, नाउ डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA। जब यदि सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर होता है तो बायर को 1% से टीडीएस काटना होता है, और जो बैलेंस होता है वो सेलर को पे करना होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, सेल करेंगे, तो बायर को 1% से टीडीएस काटना होता है। एक फाइल होता है फॉर्म 26QB, और ये उसका सेम फॉर्म 26A में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब सेल कंसिडरेशन फॉर सेलर क्या मानते हैं, तो सेल कंसिडरेशन इसके लिए सेक्शन 56 लग जाता है। अगर आपकी एग्रीड वैल्यू गाइडलाइन वैल्यू से कम है, सॉरी, अगर ये पॉइंट है, अगर एग्रीड वैल्यू गाइडलाइन वैल्यू से ज़्यादा है तो सेल कंसिडरेशन जो आपने डिसाइड किया है वही सेल कंसिडरेशन रहेगा। मीन्स गाइडलाइन वैल्यू 30 लाख है और आपने एग्रीड वैल्यू उसका मान लीजिए 40 लाख है, तो यस आपने जो उसका सेल कंसिडरेशन जो 40 लाख है वही उसको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। मगर आपकी एग्रीड वैल्यू गाइडलाइन वैल्यू से कम हो जाती है, मीन्स अगर गाइडलाइन वैल्यू 30 लाख है और आपने डिसाइड किया है कि हम इसको 25 लाख में खरीदेंगे, तो जो सेल कंसिडरेशन होगा गाइडलाइन होगा। ओके, बट इसमें जो 10% का एक रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर गाइडलाइन वैल्यू मान लीजिए आप 1 करोड़ 10 लाख है और आप सेल कंसिडरेशन आपने लिया है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 10% है 10 लाख होता है, तो 1 करोड़ आप 10 लाख अगर उसकी गाइडलाइन वैल्यू तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो 10% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। ओके, और ये जो है इनकम इन हैंड्स ऑफ बायर, ये इनकम इन हैंड्स ऑफ बायर टैक्सेबल होती है। तो रिलैक्सेशन ऑफ 10% और 50,000 जो भी हायर होगा वो आपको पे करना होता है, बायर को पे करना होगा। तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख की अगर उसकी गाइडलाइन वैल्यू, अगर 1 करोड़ में उसने प्रॉपर्टी को खरीदा है तो वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा 10% से, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा होता तो उसको टैक्स पे करना होता। पेमेंट एक्सेप्ट सेल कंसिडरेशन इन कैश। देयर आर restriction in taking paying cash on sale purchase of immovable property. If any person takes pays cash of rupees 20,000 or more on sale of immovable property as advance or as sale consideration, then penalty equal to cash accepted on sale shall be levied. अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा अगर कैश में आप डील कर रहे हैं तो इसमें पेनल्टी लगेगी आपको। सो आपको कैश में डील नहीं करना है, 20,000 से आप कम कर सकते। 6, डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखना है। आपको हमेशा इनकम टैक्स के लिए अलग से फाइल रखना है, कभी भी वो नोटिस दे तो आपके पास प्रॉपर फाइल होना चाहिए। गेट यूर सेल्फ अपडेटेड अबाउट व्हाट इज सर्कल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी विच यू आर बाइंग। सर्कल रेट उसका निकाल के रखवाइए, आपके एडवोकेट से आप निकलवा के रखिए कि इसकी बाइंग इसका जो है सर्कल रेट वो क्या है। एग्रीमेंट ऑफ जो सेल है उसको रखिए। रजिस्ट्री के पेपर संभालिए, बैंक के स्टेटमेंट निकालिए आपने कि आपने इस बैंक से उसको पेमेंट करा है, ठीक है। लोन के पेपर जो भी है, लोन का सेंक्शन लेटर निकालिए, उसके स्टेटमेंट संभाल के रखिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना है। सिलेक्शन ऑफ केसेस इन स्क्रूटनी और फेसलेस, आजकल फेसलेस असेसमेंट हो गया है, तो जो भी है उसका स्क्रूटनी हो सकती है। कब हो सकती है, जब सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बिलो सर्कल रेट, अगर सर्कल रेट के नीचे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी का सेल किया है और जो आप डिडक्शन लेते हैं कैपिटल गेंस का, जो डिडक्शन लेते हैं 54, 54A, 54EC, उसको चेकिंग करने के लिए उसका
स्क्रूटनी नोटिस भेज सकते हैं आपको। वेरीफाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट क्लेम, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या इम्प्रूवमेंट आपने उसमें कुछ किए है तो उसका जो वेरिफिकेशन करने के लिए वो नोटिस भेज सकते हैं। हाई वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज सोल्ड इन इनकम नॉट रिफ्लेक्टेड इन ITR, जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें रजिस्ट्रार जो है रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बट आपने कोई रिटर्न नहीं भरा है तो उसको चेक करने के लिए वो नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा 8वां पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर अगर आप वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कुछ कंसेशन वहाँ पे दिया जाता है। तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो कंसेशन किस तरीके से मिलता है। किसी में जॉइंटली मिल सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों 2 लोग हैं तो उसमें भी मिल सकता है। किसी में केवल ओनली सिंगल ही महिला है तो ही मिल सकता है, या फर्स्ट नेम लेडीज है तो मिलेगा। तो जो भी है आप चेक करिए उसको और उसके बाद प्रॉपर्टी को परचेस करिए। आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।